हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग जेई एडवांस का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। सो एज यू नो दैट कि जेई का जो पेपर है ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है और रिजल्ट्स भी उसके डिक्लेयर हो चुके हैं। सो आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये भी हम बात करने वाले हैं कि पेपर जो है ओवरऑल कैसा आया था, किस लेवल का बेसिकली पूछा गया था। सबसे पहले अगर हम एनालिसिस पार्ट की बात करें कि मतलब पेपर जो था वो कैसा था, किस तरीके से सेट किया गया था, तो ओवरऑल लेवल जो है मॉडरेट साइड में रखा जा सकता है। क्वेश्चन के लेवल जो थे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं पूछे गए थे। सो मॉडरेट साइड में इसको रखा जा सकता है। लेकिन एक अच्छी चीज़ इसमें बेसिकली ये देखने को मिली थी कि पेपर में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स जो थे, सारे टॉपिक से सवाल पूछे गए थे। जनरली मोस्ट ऑफ द जेईई एडवांस का जो पेपर होता है उसमें कुछ सेगमेंट से क्वेश्चन जो है जनरली स्किप कर दिया जाता है, बट इस पेपर की बात करेंगे अगर, तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी देखने को मिला था। दैट मीन्स काफ़ी सारे टॉपिक्स जो थे जो पहले अनटच्ड जाते थे, वो इस बार नहीं हुआ है। क्वेश्चन इस बार एसएचएम वेव से भी देखने को मिला है, फ्लूइड से भी देखने को मिला है और बाकी दूसरे टॉपिक से भी देखने को मिला है। तो आई वुड कंसिडर कि पेपर यूनिफॉर्म था, कहीं पे एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं था। ठीक है? सो इस पॉइंट के साथ हम लोग इसका सॉल्यूशन देखना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और सॉल्यूशन देखने से पहले, पेपर का फॉर्मेट अगर हम डिस्कस करें तो फॉर्मेटिंग में सिंगल करेक्ट टाइप था, मल्टीपल करेक्ट टाइप था, इंटीजर टाइप भी था और लास्ट में मैच द कॉलम बेसिकली पूछा गया था, ये इस पेपर में। ठीक है? सिंगल करेक्ट टाइप उसमें नेगेटिव मार्किंग थी, मल्टीपल करेक्ट टाइप में भी नेगेटिव मार्किंग थी। नेगेटिव मार्किंग के साथ-साथ इसमें पार्शियल मार्किंग भी रखा गया था। इंटीजर टाइप की बात करें अगर, तो इंटीजर टाइप में नेगेटिव मार्किंग नहीं था। इसमें ये सेगमेंट जो था वो नॉन नेगेटिव था और लास्ट मैच द कॉलम वाले साइड की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग रखी गई थी। सो ओवरऑल पेपर में बस एक इंटीजर वाला टाइप जो था, वही नॉन नेगेटिव था, बाकी सारा पेपर जो था उसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई थी। ठीक है? तो इस पॉइंट के साथ हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले सिंगल करेक्ट टाइप है यहाँ पे, 4 सिंगल करेक्ट टाइप हम देखेंगे यहाँ पे, देन मल्टीपल करेक्ट टाइप जो होंगे वो 3 होंगे, देन इंटीजर टाइप एंड देन मैच द कॉलम टाइप। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। पहला क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन के ऊपर था और क्वेश्चन ये था कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज कंस्ट्रक्टेड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई, permittivity of free space epsilon, Planck's constant h, speed of light c. If the dimensionless quantity is written in this format, that is e raised to power alpha, epsilon raised to power beta, h raised to power gamma, and c raised to power delta, and n is a non-zero integer, then alpha, beta, gamma, delta is given by. E, एप्सिलन, h और c, इनके हेल्प से एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी फ्रेम किया जा रहा है और अपने से अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू पूछी जा रही है। ई रेस्ट पावर अल्फा, एप्सिलन रेस्ट पावर बीटा, एच रेस्ट पावर गामा एंड सी रेस्ट पावर डेल्टा, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। बेसिकली इसमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन से मैच करने वाले हैं। इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट यही लग रहा है। एक-एक करके सबसे पहले इन इन टर्म्स का डायमेंशन यहाँ पे हम इनपुट करते हैं एंड देन अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा की वैल्यू जो है मैच करके निकालने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम ई का डायमेंशन की बात करें, ये चार्ज है, तो चार्ज का डायमेंशन जो होता है वो होता है 80, ए इज़ द एम्पियर, टी इज़ द टाइम। 80 रेज़्ड टू पावर अल्फा। अगर हम एप्सिलॉन की बात करें, तो एप्सिलॉन का डायमेंशन कूलम लॉ से दिया जा सकता है। कूलम लॉ होता है F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन का डायमेंशन हो जाएगा Q1 Q2 बाई एफ आर स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम एल क्यूब T-2। इसको अगर हम यहाँ पे इनपुट करें, तो ये हो जाएगा ओवरऑल ए स्क्वायर
m-1 l-3 t⁴ into बीटा। सो यहाँ से एप्सिलॉन का डायमेंशन जो है वो लिखा जा सकता है। नाउ अगर हम h की बात करें, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका डायमेंशन लिखने के लिए E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा यूज कर सकते हैं। सो h विल बी E लैम्डा बाई सी, मतलब ये हो जाएगा ml³ t-2 बाई LT-1। सो h का डायमेंशन आ जाएगा ml² t-1 रेज़्ड टू पावर गामा, एंड लास्ट में c इज द स्पीड ऑफ लाइट। सो इसका डायमेंशन हो जाएगा LT-1 डेल्टा। इसका कॉम्बिनेशन डायमेंशनलेस है, तो इसको हम इससे इक्वेट कर सकते हैं। सो नाउ अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ उसका डायमेंशन मैच करें, ठीक है, तो सबसे पहले मैच करते हैं हम ए का। ए का डायमेंशन लेफ्ट साइड में यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे 2 बीटा है और इधर 0 है। सो सबसे पहला इक्वेशन बनेगा अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अगर टी की बात करें तो टी का डायमेंशन यहाँ पे है अल्फा, यहाँ पे 4 बीटा, यहाँ माइनस गामा और यहाँ माइनस डेल्टा। सो इसको लिखा जा सकता है अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 0। अगर हम m की बात करें, मास की बात करें, तो यहाँ पे ये बेसिकली हो जाएगा माइनस बीटा और यहाँ पे हो जाएगा गामा और इधर 0 है, तो माइनस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। अगर हम लास्ट जो बच रहा है वो लेंथ बच रहा है, तो लेंथ की अगर हम यहाँ बात करें तो ये है -3 बीटा और यहाँ पे है +2 गामा और यहाँ पे है प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0। सो ओवरऑल ये 4 इक्वेशन जो है, ये 4 इक्वेशंस अपने को मिलने वाले हैं यहाँ पे। सो अगर हम सबसे पहले अल्फा की बात करें तो अल्फा कैन बी रिटन एज -2 बीटा। इस इक्वेशन से गामा को देखा जाए तो गामा को लिखा जा सकता है बीटा, और लास्ट डेल्टा, डेल्टा हम इस वाले इक्वेशन से निकाल सकते हैं, इस वाले इक्वेशन से। इस वाले इक्वेशन में अल्फा और गामा का वैल्यू पुट कर दो बीटा के टर्म्स में। सो ये हो जाएगा -3 बीटा और ये हो जाएगा 2 बीटा, मीन्स डेल्टा कैन बी गिवन एज बीटा। तो इन चारों इक्वेशन से ये रिलेशन जो है ये निकाला जा सकता है। अब यहाँ पे एक n की वैल्यू दी गई है जो एक नॉन जीरो इंटीजर है, और जैसा कि तुम ऑप्शन में देख सकते हो पूरा जो आंसर है वो n के टर्म्स में ही है, ठीक है। तो अगर मैं बीटा को n मान लूं, बीटा को ही n मान लिया जाए, तो क्या अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -2n। बीटा की वैल्यू तो n ही है, गामा की वैल्यू ये भी n है और डेल्टा की वैल्यू ये भी n है। सो ये तुम्हारे वैल्यूज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 2n के साथ कहीं पे भी निगेटिव नहीं आ रहा है, 2n के साथ पॉजिटिव आ रहा है, तो रेशियो अगर प्ले करें यहाँ पे तो निगेटिव निगेटिव ओवरऑल पूरे को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसको लिखा जा सकता है 2n -n -n -n। मतलब बीटा को n मानने की जगह बीटा को -n मान ले। अगर हम बीटा को -n मान लेंगे तो अपना ओवरऑल जो वैल्यू है बीटा के फॉर्मेटिंग में ये आ जाएगा, और ऑप्शन मैच करते के साथ ही ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे रिलेशन निकालने के बाद बीटा को अपने को इस तरीके से एज्यूम करना था, फिर उसके बाद ऑप्शन जो है अपने को मिल जाता। ये अपना सबसे पहला क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन जो था एम्पियर्स लॉ के ऊपर बेस्ड था। सो क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन था एन infinitely long wire located on the z axis carries a current I along the plus z direction and produces magnetic field B. Now the length of the line integral B dot dl along a straight line from point -√3a, a, 0
to a,0 is given by. So क्वेश्चन में यहाँ पे ये बोला गया था कि यहाँ पे एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर है जो कि प्लस जेड में है. तो अगर ये एक्स और वाई एक्सेस है तो प्लस जेड जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस जेड होगा, ये माइनस जेड होगा. सो ये जो इन्फाइनाइटली वायर है ये यहीं पे है, प्लस जेड में है, और करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ पे फ्लो हो रहा है. अपने को B डॉट डी एल का इंटीग्रल निकालना है इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक. सो अगर इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट किया जाए तो -√3, a, 0 यहाँ पे कहीं पे होगा, -√3 इधर और y का ये इधर. तो ये पॉइंट जो है इधर है, और इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये पॉइंट इसी के सामने यहाँ पे कहीं पे होगा. ये x इक्वल टू a है, ये x इक्वल टू -√3 है. दोनों का y जो है वो a ही है. सो अपने को लाइन इंटीग्रल परफॉर्म करना है इस लाइन पर. ठीक है. सो लाइन इंटीग्रल परफॉर्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे एम्पियर्स लॉ को यूज कर सकते हैं. अपने को एम्पियर्स लॉ में ये बात पता है कि कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ अ 2D लूप इज इक्वल टू म्यू इंटू आई इनक्लोज्ड. ये अपने को बात पता है. ठीक है. सो इन दोनों पॉइंट के हेल्प से मान लो अगर यहाँ पे एक सर्कल फ्रेम किया जाए इस तरीके से, इसका सेंटर कुछ भी हो सकता है, उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स जो है उस सर्कल के अंदर यहाँ पे आना चाहिए. तो हम ये देख सकते हैं कि ये लाइन, इसका जो भी सेंटर होगा यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है 45 डिग्री और यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है 60 डिग्री. मतलब ओवरऑल जो एंगल यहाँ पे ये लाइन सबस्टेंड कर रहा है वो है π/4 प्लस π/3. ये एंगल जो है ये सबस्टेंड कर रहा है. सो बाय एम्पियर्स लॉ जब हमें ये बात पता है कि कंप्लीट इंटीग्रल म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज होता है. सो कंप्लीट इंटीग्रल की जब बात करेंगे तो सर्कल का कंप्लीट इंटीग्रल कंप्लीटली 2π एंगल सबस्टेंड कर रहा होगा. सो इस एंगल से रिलेटेड कितना लाइन इंटीग्रल अपन आएगा ये अब हम कमेंट कर सकते हैं. 2π एंगल के लिए जो तुम्हारा B डॉट डी एल की वैल्यू है वो है म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज जो होगा y के बराबर है. सो इस एंगल से रिलेटेड जो कि आ रहा है, अगर तुम इसका एलसीएम लो तो ये आ रहा है तुम्हारा 7π/12. तो 7π/12 से रिलेटेड जो तुम्हारा लाइन इंटीग्रल होगा वो आ जाएगा μ0i/2π इंटू 7π/12. सो पाई से पाई कट गया, सो ये बेसिकली आ गया 7μ0i डिवाइडेड बाई 24. सो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा. तो बेसिकली इस तरीके से इसको सॉल्व करना था. ईजियर साइड में प्रॉब्लम था और एम्पियर्स लॉ लगा करके डायरेक्टली निकाला जा सकता था. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये सवाल थोड़ा बढ़िया था और एसएचएम का सवाल है ये, और मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड में इसको रखा जा सकता है. तो क्वेश्चन रीड करते हैं. 2 beads each with charge q and mass m are on a horizontal frictionless non-conducting circular hoop of radius r. One of the beads is glued to the hoop at some point while the other one performs small oscillations about its equilibrium position along the hoop. The square of the angular frequency of the small oscillation is given by. तो देखो क्वेश्चन में यहाँ पे ये बोला गया था कि यहाँ पे एक सर्कल है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में है. ठीक है. ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, यहाँ पे ग्रेविटी का कोई लेना देना नहीं है. और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल के साथ साथ ये फ्रिक्शनलेस भी है, नॉन कंडक्टिंग भी है. इस हुप में 2 बीड्स लगे हुए हैं जिसमें से एक बीड जो है फिक्स है और एक बीड जो है वो मूव कर सकता है. तो मान लेते हैं कि जो बीड फिक्स हुआ है वो यहाँ पे कहीं पे फिक्स हुआ है. एज्यूम कर लो कि ये इस पॉइंट पे कहीं पे फिक्स हुआ है. तो दूसरा वाला बीड जो है इस बीड के अबाउट एसएचएम कर रहा है.
सो थोड़ा सा अगर हम इसमें एनालिसिस देखें तो दूसरा वाला बीट जो होगा एसएचएम यहाँ पे इस तरीके से कर रहा होगा, यहाँ पे इस तरीके से कर रहा होगा। अगर ये इस तरीके से अगर ना करे तो हुप में मूवमेंट आ जाएगा। हुप में मूवमेंट हम यहाँ पे देख नहीं सकते हैं। अ, नहीं देख सकते हैं क्योंकि हुप के बारे में अपने को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे कि हुप का ना तो मास के बारे में कोई जिक्र है यहाँ पे, ना तो उसका रेडियस के बारे में कोई जिक्र है। तो बेसिकली हुप जो है वो आइडियल रहने वाला है जब दूसरा बीड एसएचएम करेगा। सो इस पॉइंट की वजह से हमें ये मानना पड़ेगा कि जो दूसरा वाला बीड है वो यहाँ पे कहीं पे एसएचएम कर रहा है, ये इसके अबाउट। अगर ये इसके अबाउट एसएचएम कर रहा है तो ये इसका इक्विलिब्रियम यहाँ पे कहीं पे होगा, ओवरऑल सिस्टम जो है रेस्ट पे यहाँ पे कहीं पे होगा। ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। मान लो यहाँ से कोई थीटा एंगल पर बीट जो है वो मूव कर रहा है सच दैट यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्स हो चुका है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस कर लिया है और यहाँ से एंगल थीटा मान लिया है। अगर हम ये बात प्रूफ कर पाए कि इस पे लगने वाला फोर्स जो है वो एक्स के प्रोपोर्शनल है तो ये एसएचएम प्रूफ हो जाएगा। एसएचएम होने का सिंगल एक ही कंडीशन होता है कि एफ शुड बी प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड द फोर्स शुड बी रीस्टोरिंग। अगर एक्स के प्रोपोर्शनल आया और वो रीस्टोरिंग हुआ नेचर में, देन एसएचएम प्रूफ किया जा सकता है। चलो देखते हैं कि क्या एसएचएम प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसा मैंने बताया कि यहां से एक्स मैंने मान लिया और इसको एंगल थीटा मान लिया, ठीक है। जो ये बीड इस पे फोर्स लगाएगा वो इस लाइन पे रहने वाला है, इसी लाइन पे रहने वाला है। दैट विल बी के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, जहां पे आर इस सेगमेंट का लेंथ है। अपने को जो रीस्टोरिंग फोर्स चाहिए वो चाहिए मीन पोजीशन की तरफ। तो मीन पोजीशन की तरफ निकालने के लिए मैं सेंटर को यूज कर लेता हूं और इसको ज्वाइन कर देता हूं। ये जो नॉर्मल वाली लाइन है ये सेंटर से पार हो रही है, तो रीस्टोरिंग फोर्स टेंजेंट के डायरेक्शन में आएगा कहीं पे, तभी ये वापस लौट पाएगा इधर। ये नॉर्मल वाली लाइन है और बॉडी रीस्टोर तब करेगा जब हमें टेंजेंट के डायरेक्शन में कोई एक फोर्स दिखेगा। यहां पे तुम देख सकते हो कि सिंस नॉर्मल और ये वाला जो लाइन है इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, इस वजह से इस फोर्स का एक टेंजेंट की तरफ एक कंपोनेंट आने वाला है। उसको हम देखते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। इस ट्रायंगल में देखो, सबसे पहले इस ट्रायंगल में अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा क्योंकि ये दोनों रेडियस है और वो दोनों बराबर है। इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, मतलब ये भी तुम्हारा थीटा ही है। ये फोर्स वाला जो लाइन है ये नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। हमें फोर्स चाहिए टेंजेंट के डायरेक्शन में क्योंकि वही टेंजेंट के डायरेक्शन वाला फोर्स रीस्टोरिंग होगा। एफ रीस्टोरिंग को हम यहां से दे बोल सकते हैं इट इज के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा वाला कंपोनेंट नॉर्मल की लाइन पे आ जाएगा और साइन थीटा वाला कंपोनेंट टेंजेंट की लाइन पे आ जाएगा। ये तुम्हारा रीस्टोरिंग फोर्स होगा। यहां पे अपने को अब आर की जगह पे कैपिटल आर लाना है, मीन्स आर और कैपिटल आर में रिलेशन चाहिए, और थीटा की जगह पे मुझको एक्स रिप्लेस करना है क्योंकि मुझको फोर्स प्रूफ करना है इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, अब आर और कैपिटल आर में रिलेशन लाने के लिए इस वाले ट्रायंगल को फिर से देखो, ये वाला जो छोटा वाला ट्रायंगल है, इसमें अगर हम साइन रूल लगाएं तो ये आर है और ये वाला एंगल, जो ये वाला एंगल है इस ट्रायंगल में, ये थीटा है, ये थीटा है, तो पाई माइनस टू थीटा हो गया। आर बाई साइन पाई माइनस टू थीटा इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई साइन थीटा। दैट मीन्स आर को लिखा जा सकता है, देखो ये वाला टर्म जो है इसको लिखा जा सकता है साइन टू थीटा। इसका मतलब आर हो जाएगा आर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। साइन टू थीटा को ब्रेक कर दो टू साइन थीटा कॉस थीटा में, तो बेसिकली एक्सप्रेशन आ जाएगा टू आर कॉस थीटा।
सो यहाँ से एक्सप्रेशन आ गया के क्यू क्यू बाई 2r cos थीटा का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। एक काम हो चुका है, स्मॉल आर कैपिटल आर के टर्म्स में रिप्लेस हो चुका है। अब अगर हम साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा जो है उससे मेरे को x चाहिए, ठीक है। तो साइन थीटा का यूज करने के लिए देखो यहाँ पे फिर से अब इस सर्कल पे आ जाओ। इस बार ये वाला सेगमेंट देखो, ये एक्स आर्क जो है और सेंटर जो है, ये वाले लाइंस को देखो बस। ये थीटा है, तो ये तुम्हारा एंगल 2 थीटा हो गया क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है। तो इससे क्या हम ये बोल सकते हैं कि x जो है r इंटू 2 थीटा के बराबर है, लेंथ ऑफ द आर्क। सो थीटा अगर छोटा है बहुत तो हम ये बोल सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई 2r। इस वजह से ये जो तुम्हारा एक्सप्रेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसको मैं अब हटा देता हूँ, ठीक है, इसका अब कोई काम नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। सो ये जो टर्म है ये हो जाएगा के क्यू क्यू बाई 2r cos theta square into sin theta that is x by 2r। सो रीस्टोरिंग फोर्स जो है x के प्रोपोर्शनल आ चुका है। और अच्छा, नीचे वाला cos थीटा जो है इसको इग्नोर कर सकते हो क्योंकि थीटा इज वेरी स्मॉल, सो इट विल बी इक्वल टू 1। सो ओवरऑल एक्सप्रेशन आ गया के क्यू क्यू बाई 8r³ इंटू एक्स। सो f इज प्रोपोर्शनल टू x, इसका मतलब ये SHM जो है वो प्रूफ हो चुका है। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट हमने क्या लगाया? कॉन्सेप्ट हमने ये लगाया कि एक बीट जो है ऊपर मैंने फिक्स माना और दूसरा वाला बीट जो है वो उसके अबाउट SHM करने वाला है। हुप का मूवमेंट हमने यहाँ पे अवॉइड किया है। हुप का मूवमेंट इस वजह से अवॉइड किया है क्योंकि हुप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ भी नहीं है। एक बार ये सेटअप अपने को मिला, उसके बाद हम f जो है x के प्रोपोर्शनल करना चाह रहे थे। सो सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के बाद फोर्स जो है x के प्रोपोर्शनल आ चुका है। सो अपने को एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स ओमेगा की वैल्यू चाहिए। इस वजह से इस टर्म को हम m ओमेगा स्क्वायर के बराबर कर सकते हैं। सो m ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू के क्यू क्यू बाई 8r³ और ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू के क्यू क्यू बाई 8mr³। सारे ऑप्शंस एप्सिलन के टर्म्स में, सो के की वैल्यू जो है वो रख दो 1/4 पाई एप्सिलन। सो दिस विल बी क्यू स्क्वायर बाई 32 पाई mr³। सो ऑप्शन देख सकते हो कौन सा आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे साथ में एप्सिलन भी। सो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। बढ़िया प्रॉब्लम था, मैथमेटिकल प्रॉब्लम था। ये तुम्हारा थर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी SHM से ही पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो था वो इजी टू मॉडरेट साइड में था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं था। क्वेश्चन रीड करते हैं। A block of mass 5 kg moves along the x direction subject to the force F is equal to minus 20x plus 10। So force का expression जो है ये दे रखा है with value of x in meter at t is equal to 0 it is at rest at position x is equal to 1 meter। ठीक है, now the position and momentum of the block at t is equal to pi by 4 second is। So since तुम यहाँ पे देख रहे हो कि force is already proportional to x, तो ये इक्वेशन जो ऑलरेडी SHM ही है, f is equal to minus 20x plus 10, ये ऑलरेडी लिख चुका है ये। सो इट इज ऑलरेडी इन SHM फॉर्मेट। सो SHM तो होने वाला है, ठीक है। सो SHM होने वाला है, x डायरेक्शन में होने वाला है। तो इसको देखते हुए अपन एक दो चीजें निकाल सकते हैं। पहले इस क्वेश्चन पे आने से पहले पहले एक दो चीजें अपन निकाल सकते हैं। सबसे पहले निकालते हैं इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन होता है जहां पे f 0 होता है। तो अगर तुम इस टर्म को 0 के बराबर इक्वेट करो तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी हाफ। मतलब x इज इक्वल टू हाफ पर पार्टिकल का मीन पोजीशन है।
और ओरिजिन यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पे कहीं पे ओरिजिन है। क्वेश्चन में अपने को ये भी बोल रखा है कि एट t इज इक्वल टू 0 इट इज एट रेस्ट, रेस्ट पे है, और x इज इक्वल टू 1 मीटर पे ये रेस्ट पे है, ये यहाँ पे रेस्ट पे है। तो इस डायग्राम को देखते के साथ ही SHM का 2-3 इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल सकते हैं अपन। सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या है, वो ये है कि SHM का एम्पलीट्यूड ये है, मीन पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में ये जो गैप है यही एम्पलीट्यूड है। अच्छा, हम ये कैसे बोल पा रहे हैं कि यही एक्सट्रीम पोजीशन है? ये एक्सट्रीम पोजीशन इस वजह से होगा क्योंकि SHM में एक्सट्रीम पोजीशन पे ही पार्टिकल हमेशा रेस्ट पे आता है। ये क्लास में बेसिकली पढ़ा होगा सबने कि जो एक्सट्रीम पोजीशंस होते हैं, राइट एक्सट्रीम या फिर लेफ्ट एक्सट्रीम, यही वो दो पोजीशंस है जहां पे पार्टिकल रेस्ट पे होता है या फिर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होती है। तो 0 होने की वजह से ये बोला जा सकता है कि दिस इज द एम्पलीट्यूड, यही एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड अपना निकल चुका है। सो नाउ आप क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में अपने को पोजीशन और मोमेंटम पूछा जा रहा है, मतलब बेसिकली x की वैल्यू पूछी जा रही है, और यहाँ पे अगर हम v निकाल पाए तो v से मोमेंटम पे पहुंचा जा सकता है। सो x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले अपन जनरल इक्वेशन निकाल लेते हैं x का जनरल इक्वेशन आएगा यहाँ से x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट। ये इसका सॉल्यूशन होता है। एक्स नॉट अपने को पता है, दिस इज द मीन पोजीशन। ए अपने को पता है जो हम ऑलरेडी यहां से निकाल चुके हैं। ओमेगा, ओमेगा जो है इस टर्म से निकाला जा सकता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स से ओमेगा निकाला जा सकता है। और फाई नॉट की वैल्यू अपन इनिशियल कंडीशन से निकाल सकते हैं। बेसिकली देखा जाए तो सारे टर्म्स जो है वो निकाले जा सकते हैं। सो फिल करते हैं क्या करके। सो एक्स माइनस हाफ इज इक्वल टू हाफ साइन ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे इससे, एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 20। सो एम एम देखो कहाँ है, एम ये रहा। एम जो है 5 kg है, तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 या फिर ओमेगा की वैल्यू आ गई 2। सो दिस विल बी ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। सिंस ये राइट एक्सट्रीम से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है जैसा कि तुम डायग्राम में देख सकते हो, सो फाई नॉट विल बी इनिशियल फेज एंगल, दिस कैन बी गिवन एज पाई बाई 2। ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है ये निकाला जा सकता है। सो SHM का इक्वेशन जो होगा वो इससे दिया जा सकता है। सो एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4 अब हम कमेंट कर सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है। सो रखो जरा t को पाई बाई 4, t को अगर हम पाई बाई 4 रखेंगे, ओमेगा 2 है, तो दिस विल बिकम पाई बाई 2, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 बिकम्स पाई, मीन्स साइन पाई बिकम्स 0। सो एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4 x माइनस हाफ 0 हो रहा है, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू आ गई हाफ। ये तुम्हारा सबसे पहला पार्ट आ गया। पहला पार्ट आते के साथ ही डी ऑप्शन और ए ऑप्शन तो खत्म ही हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी वेलोसिटी की। वेलोसिटी से हम मोमेंटम में पहुंच पाएंगे। अब वेलोसिटी निकालने के लिए इसको मैं हटा दे रहा हूं यहां से। सो वेलोसिटी निकालने के लिए इस टर्म को डिफरेंशिएट कर लो। सो वेलोसिटी कैन बी गिवन एज dx बाई dt। सो dx बाई dt देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ इंटू ओमेगा इंटू साइन का डिफरेंशिएशन विल बी कॉस, सो कॉस 2t प्लस पाई बाई 2। ठीक है, सो पाई बाई 4 पर वेलोसिटी देखो क्या आ गया, ये आ गया 1 और ये आ गया कॉस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। कॉस पाई इज -1, सो ओवरऑल ये वैल्यू आ गई -1। Therefore momentum becomes m into v, that is -1 into 5, that is -5। so करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये हो जाएगा ये, that is ऑप्शन सी। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व जो है वो किया जा सकता है। सो इजी टू मॉडरेट साइड में प्रॉब्लम को रखा जा सकता है। ये चारों जो है ये तुम्हारे सिंगल करेक्ट टाइप है। ठीक है, सो
अगर प्रिपरेशन तुमने ठीक ठाक अगर किया होगा पूरे 2 साल, या इनफैक्ट अगर तुमने ड्रॉपर में भी अगर तुमने पूरे साल अगर ठीक ठाक अगर प्रिपरेशन करा है, तो चारों के चारों क्वेश्चन जो थे वो डुएबल क्वेश्चंस थे, कुछ भी ऐसा टिपिकल सवाल नहीं था इसमें। थर्ड वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा अच्छा था, बट स्टिल किया जा सकता था। सो हम लोग अब मूव करते हैं मल्टीपल टाइप पे। मल्टीपल टाइप में टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए थे, और इसमें पार्शियल मार्किंग भी था, जैसा कि मैं ऑलरेडी तुमको बता चुका हूँ। और निगेटिव मार्किंग फिर भी इसमें था, और निगेटिव मार्किंग इसमें -2 का था। कोई भी ऑप्शन अगर तुम गलत मार्क करते हो इसमें, तो सीधे -2 मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें। अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving in a circular orbit under the influence of the central force, that is minus kr, corresponding to the potential energy that is given by kr square by 2, where k is a positive force constant and r is the radial distance from the origin. According to the Bohr's quantization rule, the angular momentum of the particle is given by L is equal to nh, where h cross is h by 2 pi, and h is the Planck's constant, n is the positive integer. If v and e is the speed and total energy of the particle, then which of the following expressions are correct? So basically ये modern physics का question है, और बोर्स मॉडल के ऊपर ही बेस्ड है। तो क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, फोर्स का एक्सप्रेशन दिया गया है, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया गया है, और एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात किया गया है, और अपने को निकालना है आर स्क्वायर, वी स्क्वायर, ई और एल बाई एम स्क्वायर की वैल्यू। इन वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो अपने को ये बात पता है कि पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, मतलब इसको सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स लग रहा है सेंट्रल फोर्स, यही इसको सेंट्रीपिटल दे रहा होगा। सो हम यहां से ये लिख सकते हैं कि एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू के आर, या फिर ये लिख सकते हैं कि एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर। इससे तुम्हारा सबसे पहला इक्वेशन मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी दे रखा है के आर स्क्वायर बाई 2, तो ये ऑलरेडी दे रखा है, इसको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तीसरा देखते हैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में। एंगुलर मोमेंटम जो है वो है एन एच क्रॉस, और एंगुलर मोमेंटम जो है वो एम वी आर से भी दे सकते हैं, इसको जो है एम वी आर से भी लिखा जा सकता है। सो अगर मैं v की वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँ, v की वैल्यू उठा करके रखूँ यहाँ, तो देखो ये हो जाएगा m अंडर रूट ऑफ k बाई एम इंटू आर, मतलब ये वैल्यू आ जाएगा रूट एम के इंटू आर स्क्वायर। ये तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सो हमने यहाँ पे दो एक्सप्रेशन जो है जो गिवन है उसी के हेल्प से निकाला है। अब सवाल पे आते हैं जो हमें निकालना है। सबसे पहले आर स्क्वायर निकालते हैं। तो अगर हम आर स्क्वायर निकालें, और आर स्क्वायर जो है अपने को एन एच क्रॉस के टर्म्स में यहाँ पे निकालना है, ठीक है, जैसे कि ऑप्शन में दे रखा है। तो इसी को यूज कर लेता हूँ मैं इन दोनों इक्वेशंस को। अपने को ये दिया गया है कि एन एच क्रॉस इज इक्वल टू रूट एम के इंटू आर स्क्वायर। तो क्या आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, एन एच क्रॉस बाई रूट एम के। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन वी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हम कमेंट कर सकते हैं। वी स्क्वायर की वैल्यू है के आर स्क्वायर बाई एम, और आर स्क्वायर जो है अपने अपने को यहाँ से मिल सकता है, आंसर एन एच क्रॉस में ही लाना है। तो ये हो जाएगा के एम इंटू एन एच क्रॉस बाई रूट एम के, या फिर के और एम को रूट के अंदर डालो, तो ये हो जाएगा एन एच क्रॉस रूट के बाई एम क्यूब, मतलब बी ऑप्शन भी करेक्ट है। सी और डी की बात करते हैं अब। इसको मैं हटा देता हूं यहां से। ठीक है, सो एल बाई एम स्क्वायर की वैल्यू चाहिए अब, एल बाई एम आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए अब। सो एल की वैल्यू देखो यहाँ पे ऑलरेडी अपन निकाल चुके थे, जो कि था रूट एम के आर स्क्वायर, और ये एम आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, मतलब क्या ये रूट के बाई एम आ गया, मतलब ये ऑप्शन भी सही है। सो सी ऑप्शन भी मिल गया।
लास्ट बचा है एनर्जी, E इज द टोटल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी को लिखा जा सकता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी ये दिया हुआ है ऑलरेडी के आर स्क्वायर बाई 2। सो इन दोनों का एडिशन टोटल एनर्जी हो जाएगा। नाउ एम वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें रखा जा सकता है, मतलब ये हो जाएगा के आर स्क्वायर बाई 2 प्लस के आर स्क्वायर बाई 2, मतलब के आर स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसको रख दो इसमें, तो ये हो जाएगा के एन एच क्रॉस √1/m के। तो ये तो गलत हो जा रहा है यहाँ से, के की वैल्यू यहाँ पे डालोगे तो 2 का फैक्टर यहाँ पे देखो नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 2 का फैक्टर दिया हुआ है। सो ये ऑप्शन गलत होगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, बी एंड सी। सो अगर तुमने ए बी सी सभी मार्क किया है तो तुमको फुल मार्क्स मिलेगा। ए बी सी के अलावा अगर तुमने डी मार्क कर दिया है तो डायरेक्टली -2 मिलने वाला है इसमें। बाकी अगर तुम एक या दो ऑप्शन अगर मार्क करके आए हो तो तुमको यहाँ पे पार्शियल मार्किंग मिल जाएगा, इंस्ट्रक्शंस में तुम देख सकते हो। ठीक है, सो अगले सवाल पे आते हैं। ये जो सवाल था ये तुम्हारा वेव के ऊपर था, स्टैंडिंग वेव का बेसिकली एक सवाल था। इजी टू मॉडरेट साइड में इसको रखा जा सकता है, बहुत टिपिकल सवाल नहीं था ये। सो देखते हैं सवाल में क्या दिया गया था। क्वेश्चन है टू यूनिफॉर्म स्ट्रिंग्स ऑफ मास पर यूनिट लेंथ म्यू एंड 4 म्यू। तो यहाँ जैसे कि डायग्राम में तुम देख सकते हो, एक यहाँ पे वायर है जिसका मास पर यूनिट लेंथ म्यू है, और एक दूसरा यहाँ पे डायग्राम लेंथ है जिसका मास पर यूनिट लेंथ 4 म्यू है, ऑफ लेंथ एल एंड 2l, लेंथ भी दिए हुए रिस्पेक्टिवली एंड आर ज्वाइंट एट पॉइंट ओ पॉइंट पे इन दोनों लेंथ्स को जोड़े गए हैं, एंड टाइड एट टू फिक्स्ड एंड्स P and Q as shown in the figure. The strings are under uniform tension if we define frequency as mu naught is equal to 1/2L T by mu। एक फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन किया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन के हिसाब से भी हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन पढ़ो क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ऑप्शन में बोला गया कि इफ देयर इज अ नोड एट ओ देन द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द कंपोजिट स्ट्रिंग इज म्यू नॉट। सवाल में ये बोला जा रहा है कि अगर पॉइंट ओ जो है वो नोड बन जाए तो ये दोनों स्ट्रिंग मिनिमम इस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने वाले हैं। सो हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी बेसिकली निकालना है अगर पॉइंट ओ नोड बन रहा है तो। ठीक है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं, अगर हम इसकी वेलोसिटी की बात करें वेव में इस स्ट्रिंग की वेलोसिटी की बात करें तो v1 की वैल्यू आ जाएगी √T/μ, और v2 की वैल्यू आ जाएगी जो कि इस स्ट्रिंग में आएगा जो कि आ जाएगा T/4μ। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि पहले स्ट्रिंग में अगर वेलोसिटी v है तो दूसरे स्ट्रिंग में वेलोसिटी उसका आधा है, दैट इज v/2 है, कम वेलोसिटी के साथ इसमें चल रहा है। ठीक है, अब मिनिमम फ्रीक्वेंसी अपने को निकालना है। ठीक है, इसमें तेजी से बढ़ रहा है और इसमें कम वेलोसिटी के साथ मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अगर ये पॉइंट नोड है और मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए तो इस स्ट्रिंग के हिसाब से ये भी नोड है और ये भी नोड है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए ये दोनों नोड्स जो हैं ये सबसे बड़ा वेवलेंथ देना चाहिए तुम्हें। सबसे बड़ा वेवलेंथ देने का मतलब ये है कि ये जो लेंथ L है ये λ/2 के बराबर होना चाहिए, इसी से तुमको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलेगा या मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगा। इस वजह से यहां से हम ये बोल सकते हैं कि लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू 2L। अगर लैम्डा 2L होगा तो इस स्ट्रिंग में सबसे कम फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेगा। तुम्हारे यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकता है कि सर भाई हम लोगों ने इसी स्ट्रिंग को क्यों कंसिडर किया मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, हमने ये वाला स्ट्रिंग क्यों कंसिडर नहीं किया मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। हमने ये वाला स्ट्रिंग इस वजह से कंसिडर नहीं किया क्योंकि यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इनफैक्ट इसका डबल है। तो अगर हम इसको कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी कंपोजिट स्ट्रिंग का चाहिए, सिंगल स्ट्रिंग का नहीं चाहिए।
इस वजह से मैं छोटे वाले लेंथ को कंसिडर कर रहा हूँ। मतलब किसी दिन कोई आ करके ये सवाल पूछ सकता है कि अगर ये नोड है और देखा जाए तो ये भी नोड ही है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि लैम्डा बाई 2 की वैल्यू यहाँ पे 12 के बराबर हो जानी चाहिए? ये हम बोल सकते थे जब हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी सिर्फ इसके बारे में इसमें अगर पूछा जाता। यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी दोनों स्ट्रिंग का मिला करके पूछा जा रहा है, दैट्स वाई हम इस वाले लेंथ को कंसिडर कर रहे हैं जो कि छोटा है। और तुम यहाँ पे क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि अगर लैम्डा बाई 2l है तो क्या यहाँ पे एक स्टैंडिंग वेव इस लैम्डा के हिसाब से बन सकता है? तो देखा जाए तो ऑब्वियसली यहाँ पे बन सकता है, देख लो। अगर लैम्डा 2l के बराबर है तो एक वेवलेंथ जो है यहाँ पे बनाया जा सकता है स्टैंडिंग वेव का। लेकिन अगर लैम्डा 4l के बराबर है तो वेव इसमें तो बन जाएगा, स्टैंडिंग वेव इसमें तो बन जाएगा, लेकिन क्या इसमें स्टैंडिंग वेव बन पाएगा? नोड और नोड के बीच में देखो, क्या लैम्डा आ पाएगा कभी इसमें? ऑब्वियसली वो नहीं आ पाएगा। इस वजह से बड़े लेंथ को हम इग्नोर करेंगे और छोटे वाले लेंथ को हम कंसिडर करेंगे। सो लैम्डा अगर 12 के बराबर है और वेलोसिटी रूट टी बाई म्यू है इस स्ट्रिंग के लिए, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 1/12 रूट टी बाई म्यू, और यही वैल्यू जो है वी नॉट के बराबर दे रखा है, मतलब ये ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। If there is an antinode at O, then minimum frequency of vibration of the composite string is 2 mu naught. अगर ये एंटी नोड है, फिर से हम छोटे वाले लेंथ को सबसे पहले कंसिडर करेंगे, तो यहां से हम देख सकते हैं, इसको मैं पूरा हटा देता हूं, कि लैम्डा बाई 4 की वैल्यू एल के बराबर हो जाएगी, दैट मीन्स लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 4l। सो मिनिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ जाएगा 1/4l रूट टी बाई म्यू, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी आएगा। दिस मीन्स ये म्यू नॉट बाई 2 के बराबर है, इसलिए बी ऑप्शन गलत है, डबल नहीं हाफ हो जाना चाहिए था। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं या नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। When the composite string vibrates at the minimum frequency with a node at O, it has 6 nodes. तो यहाँ पे ऑलरेडी ये 2 नोड्स बन रहे थे और इसमें अपने को पता करना है कि इसमें कितने नोड्स बन रहे हैं। देखो एक नोड तो ये था ही, एक नोड यहाँ पे था, एक नोड यहाँ पे था। इस स्ट्रिंग में तो और कोई नोड बनेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी में इसको वाइब्रेट करवा रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन अगर देखा जाए, लैम्डा अगर 12 के बराबर है तो म्यू की वैल्यू यहाँ से आएगी इस स्ट्रिंग के लिए, इस केस के लिए वो आ जाएगी 1/12 रूट टी बाई 4 म्यू। ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे म्यू नॉट है, सो यहाँ पे लैम्डा जो है तुम्हारा ये एडजस्ट करेगा। ये लैम्डा जो था ये छोटे वाले स्ट्रिंग का था, ये शॉर्ट स्ट्रिंग के लिए था, तो लॉन्गर स्ट्रिंग के लिए सिंस हम ऑलरेडी ये बोल रहे हैं कि ये ऑलरेडी इसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रहा है, मीन्स उसका लैम्डा जो होगा वो एडजस्ट करेगा। तो यहाँ पे अगर म्यू नॉट की वैल्यू अगर पुट करोगे तो यहाँ से तुमको लैम्डा की वैल्यू मिलेगी एल के बराबर। एल के बराबर मिलने का मतलब इस सेगमेंट में 2 वेवलेंथ तुमको दिखाई पड़ेंगे स्टैंडिंग वेव के। 2 वेवलेंथ देखने का मतलब यहाँ पे बीच में 3 नोड्स और आ जाएंगे, 2 वेवलेंथ तब आ जाएगा। देखो 1 2, एक वेव ऐसा, एक वेव ऐसा। सो 2 वेवलेंथ यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो 6 नोड्स मिल रहा है अपने को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो ये तुम्हारा थर्ड ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं। नो वाइब्रेशनल मोड विथ एन एंटी नोड एट ओ इज पॉसिबल फॉर द कंपोजिट स्ट्रिंग। वाइब्रेशनल मोड पॉसिबल नहीं है अगर ओ पे एंटी नोड है। तो वाइब्रेशनल मोड का डेफिनेशन ये होता है कि जब सिस्टम के सारे पार्टिकल्स एक ही फ्रीक्वेंसी पे अगर ऑसिलेट करें तो वो वाइब्रेशनल मोड होता है। तो जैसा कि हमने देखा कि अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर मान लो अगर हमें सेम रखना है तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो एडजस्ट हो रही है। लैम्डा की वैल्यू एडजस्ट होने की वजह से वाइब्रेशन सभी का अलग अलग तरीके से हो रहा है। इस वजह से ये ऑप्शन जो है ये ऑप्शन भी सही है।
सो ओवरऑल देखा जाए तो करेक्ट ऑप्शंस ए, सी और डी होगा, सिर्फ बी वाला ऑप्शन गलत होगा। सो कॉन्सेप्चुअल साइड का प्रॉब्लम था, कुछ भी ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था, इसलिए इजी टू मॉडरेट साइड में इसको रखा जा सकता है। कमिंग टू द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल सेगमेंट, ये सवाल जो था ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर के ऊपर था। सो सवाल देखते हैं। सवाल का अगर तुम लेवल पूछोगे तो इसको भी इजी टू मॉडरेट साइड में ही रखा जा सकता है, बट यहाँ पे कैलकुलेशंस चारों सेगमेंट के लिए है, चारों ऑप्शंस के लिए, तो मॉडरेट साइड में तुम रख सकते हो कैलकुलेशंस की वजह से, कॉन्सेप्ट की वजह से ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ग्लास बीकर हैज अ सॉलिड plano-convex base of refractive index 1.6 as shown in the figure. The radius of curvature of the convex surface SPU is 9 centimeter. तो जैसा कि यहाँ पे तुम डायग्राम देख सकते हो कि यहाँ पे एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6 और इसका रेडियस जो है वो है 9 सेंटीमीटर। While the planar surface STU acts as a mirror, ये जो STU है, STU यहाँ पे मिरर है, ये एक मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। So this is a mirror. The beaker is filled with a liquid of refractive index n up to the level QPR. ये जो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें एक लिक्विड की फिलिंग की जा रही है और इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है n। लिक्विड की फिलिंग एग्जैक्टली इसी लेवल तक हो रहा है, जैसे कि डायग्राम में भी तुम देख सकते हो। Now, if the image of the point object O at height h is formed onto itself, then which of the following option is correct? अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखा जा रहा है और उसका इमेज इसी पे बन जा रहा है, तो अपने को देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सो क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ये तुम्हारा ओवरऑल सेटअप है जो बेसिकली मिरर, लेंस और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बना हुआ है, और एक ऑब्जेक्ट है ओ, इसका इमेज यहीं पे बन रहा है, इसी जगह पे बन रहा है। ठीक है, सो अगर हम इस सेटअप की बात करें जो कि लेंस, मिरर और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बनाया जा रहा है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इसका ओवरऑल जो रिजल्टेंट होगा वो एक मिरर ही होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर के हिसाब से? तुम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1/f इक्विवेलेंट इज 1/f मिरर माइनस 2/f लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर में। इस फॉर्मूला के हिसाब से ये जो f इक्विवेलेंट निकलता है, ये f इक्विवेलेंट मिरर का ही निकलता है। मतलब ये जो ओवरऑल सेटअप है, इससे तुमको मिरर ही मिलने वाला है, उस मिरर का फोकल लेंथ जिसका एक्सप्रेशन ये है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यही समझनी थी कि ये एक मिरर ही दिया हुआ है। सो अगर ऑब्जेक्ट का इमेज ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बन रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल होगा जब ये मिरर एक कॉन्वेक्स, एक कॉनकेव मिरर होगा, और कॉनकेव कॉनकेव मिरर के साथ साथ कॉनकेव मिरर के साथ साथ वो जो पॉइंट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए। तो बेसिकली क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ एच शुड बी इक्वल टू डबल टाइम्स एफ इक्विवेलेंट, और ये एक एफ इक्विवेलेंट कॉनकेव मिरर का होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो सकता है कि ओ का इमेज जो है वो डायरेक्टली ओ पे ही बन जाए। सो तुमको करना अब क्या है, यहां से जो भी एफ इक्विवेलेंट निकलेगा उस एफ इक्विवेलेंट को इस इक्वेशन में रख देना है। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा तो ऑप्शन जो भी करेक्ट होगा वो करेक्ट कर देंगे, और अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। सिंपल। सो निकालते हैं इस इसका वैल्यू। सो अगर हम सबसे पहले एफ मिरर की बात करें तो मिरर यहाँ पे देखो STU है, दैट इज अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है, सो ये हो गया 1/∞ -2 इंटू 1/f लेंस। अब यहाँ पे लेंस जो है वो दो लेंसेज हैं, एक तो ये प्लानो कॉन्वेक्स और एक ये जो लिक्विड है ये भरा हुआ है, ये दोनों मिला करके लेंस बन रहे हैं। तो बाई लेंस मेकर फॉर्मूला हमें दोनों का फोकल लेंथ जो है वो कंसिडर करना होगा। सबसे पहले अगर हम इस वाले की कंसिडर करें जो कि प्लानो कॉन्वेक्स है,
और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, सो साइन कन्वेंशन जो है इधर की तरफ होगा, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इधर की तरफ है। सो इस पार्ट में अगर लेंस मेकर फॉर्मूला लगेगा तो उससे तुमको मिलेगा एफ फोकल लेंथ इस लेंस का, वो मिलेगा एन रिलेटिव माइनस वन, 1/r1, दैट इज इधर की तरफ, दैट इज पॉजिटिव, तो 1/9 माइनस 1/r2, दैट इज 1/इंफिनिटी। ये तुमको मिल गया इसका फोकल लेंथ। अब अगर इस लिक्विड वाले फोकल लेंथ की बात करें तो यही साइन कन्वेंशन के साथ इसका आएगा n रिलेटिव माइनस वन, दैट इज n माइनस वन इंटू 1/r1। r1 जो है वो एक प्लेन सरफेस है यहाँ पे, सो दिस इज 1/इंफिनिटी माइनस 1/r2। ये वाला देखो सरफेस r2 बन रहा है SPU, और r2 इधर की तरफ ही है, सो दिस इज पॉजिटिव, so दिस इज 1/9। सो ओवरऑल जो फोकल लेंथ मिलेगा वो तुमको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अगर ये फोकल लेंथ इस एक्सप्रेशन को अगर सेटिस्फाई करेगा तो वो ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। अब ऑप्शन इसमें फिट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन बोला गया कि इफ n इज इक्वल टू 1.42 सो h शुड बी इक्वल टू 50। n को रखो यहाँ पे 1.42, सो n को अगर हम 1.42 रखें ए ऑप्शन के लिए, देखते हैं तो 1/f इक्वलेंट विल बी इक्वल टू, देखो 1/इंफिनिटी का तो काम खत्म ही हो गया, उसको हटा दो, यहाँ पे बचा -2.6 इन बाई 9, और इस वाले टर्म से मिला 1.42 माइनस वन, दैट इज 0.42 इंटू -1/9। सो यहाँ से देख सकते हो एफ इक्विवेलेंट कितना आ रहा है। सो ये देखो आ गया तुम्हारा, 9 को कॉमन बाहर खींच लो, तो ये एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 9/2 इंटू इन दोनों का एडिशन 0.6 प्लस 0.6 माइनस 0.42 मतलब 0.18, मतलब ये वैल्यू हो गया 900/2, मतलब ये वैल्यू हो गया 2 इंटू 18, तो ये वैल्यू हो गया 100/2, मतलब ये वैल्यू हो गया 25 सेंटीमीटर। एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू पहले केस के लिए आ रहा है 25 सेंटीमीटर, सो एच की वैल्यू 2 इंटू 25 दैट इज 50, मतलब ये ऑप्शन तुम्हारा सही है। इसी तरीके से बाकी सारे ऑप्शंस भी चेक कर लोगे एन की अलग अलग वैल्यूज रख के, तो बी वाला भी तुमको सही मिल जाएगा और सी और डी जो है ये तुमको गलत मिल जाएगा। सो इस प्रॉब्लम के हिसाब से इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। ये ओवरऑल तुम्हारा मल्टीपल टाइप है। सो मूविंग अहेड, सो यहाँ से तुम्हारा इंटीजर टाइप जो है वो स्टार्ट होता है। सो सबसे पहले इंटीजर देखते हैं। ये पार्ट जो था ये नॉन निगेटिव था, इसमें तुम अगर सही करते हो तो +4 मिलेगा और अगर गलत करते हो तो 0 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट and is given by the formula C is equal to KT, where K is a constant of suitable dimensions in SI units and T is the absolute temperature. If the heat required to raise the temperature of 1 kg of the substance from -73 to 27 is Nk, then the value of N is. So यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो एक वेरिएबल एंटिटी है और टेम्परेचर बढ़ाना है अपने को -73 से 27। इसको बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायरमेंट है वो Nk के बराबर है, अपने को N की वैल्यू चाहिए। सो बाय एक्सप्रेशन हम ये बोल सकते हैं कि हीट जो होगा वो हो जाएगा स्पेसिफिक हीट इंटू डी का इंटीग्रेशन, जहाँ पे टेम्परेचर जा रहा है -73 to 27। इसको अपन केल्विन में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 200 केल्विन, और अगर हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। सो बेसिकली लिमिट जा रहा है 200 से लेकर के 300 तक। सो सी की वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा KT dt, लिमिट्स 200 से लेकर के 300 तक। सो एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद KT²/2 जो कि 300 से 200 जाएगा, लिमिट्स यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा 25,000 K के बराबर। सो N की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 25,000 के बराबर। ये तुम्हारा क्वेश्चन था। अगेन मॉडरेट साइड का प्रॉब्लम था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम्हारा रोटेशनल डायनेमिक्स के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड था। सो क्वेश्चन जो था मॉडरेट साइड में ही था। इसका थोड़ा सा तुमको बस लैंग्वेज समझना था यहाँ पे, क्वेश्चन में और कुछ था नहीं, ठीक है। लैंग्वेज अगर तुम क्रैक कर पाते, प्रॉब्लम सॉल्व जो है वो कर सकते थे तुम। क्वेश्चन रीड करते हैं। A disk of mass m and radius r is free to rotate about its vertical axis as shown in the figure. A battery operated motor of negligible mass is fixed to this disk at a point on its circumference. Another disk of mass m and radius r by 2 is fixed on the motor's thin shaft. तो जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में तुम देख सकते हो कि यहाँ पे एक डिस्क है जिसका मास m है और रेडियस r है, और इसके सरकमफरेंस पर एक डिस्क को और लगाया जा रहा है जिसका मास m है और रेडियस r बाई 2 है, और इस सेटअप को एक मोटर के हेल्प से घुमाया जा रहा है। Initially both the disks are at rest. Motor is switched on so that a smaller disk rotates at a uniform angular speed omega. मोटर को जैसे ही ऑन किया, ये जो छोटा वाला डिस्क है ये घूमने लगा ओमेगा के साथ। If the angular speed at which the large disk rotates is omega by n, then find the value of n. अपने को ये पता करना है कि ये बड़ा वाला डिस्क जो है ये किस एंगुलर स्पीड के साथ घूमेगा। छोटा वाला ओमेगा के साथ घूम रहा है, बड़ा वाला का वैल्यू पता करना है। तो मान लेते हैं कि ये बड़ा वाला जो है ओमेगा डैश से घूम रहा है। सो सिंस यहाँ पे मोटर के हेल्प से इसको घुमाया जा रहा है, तो अगर हम इस पूरे सिस्टम को देखें, बाहर सिस्टम से कोई भी यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क इसमें नहीं आ रहा है, तो हम ये बात यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो है कंजर्व्ड। ये इसमें क्रैक करना था तुम्हें। अगर तुमको ये बात यहाँ पे दिख पा रही है कि इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड होगा, क्यों? क्योंकि अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये जो डिस्क है इसके अगेंस्ट में घूमने वाला है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा। ये एक अगर इधर घूमेगा तो दूसरा वाला इधर घूमेगा, इस वजह से एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। सो एंगुलर मोमेंटम तुम कंजर्व कर लो। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए मैं यहाँ पे सिस्टम का एक एक्सिस मान लेता हूँ, इसी एक्सिस के अबाउट कंजर्व कर लो। ये बड़ा वाला डिस्क जो है इसी एक्सिस के अबाउट मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लेता हूँ। सो इनिशियली दोनों रेस्ट पे थे, सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज 0 एंड फाइनल एंगुलर मोमेंटम, इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम प्लस इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट, हमने ये वाला एक्सिस चूज किया है। सो इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम आएगा I इंटू ओमेगा डैश, दैट इज एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा डैश, और इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट। इसको लिखने के लिए इसका सबसे पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम एंड सेंटर ऑफ मास का इस एक्सिस के अबाउट। इसका कंप्लीट एंगुलर मोमेंटम में दो पार्ट्स आएंगे, एक होगा इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट और एक इस एक्सिस के अबाउट इसका सेंटर ऑफ मास का। तो इसका खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट आ जाएगा एम आर बाई 2 स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, दैट इज आई ओमेगा, और सेंटर ऑफ मास का ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे घूम रहा है ओमेगा डैश इंटू आर से। बड़ा डिस्क अगर ओमेगा डैश से घूम रहा है तो ये वाला जो पॉइंट होगा ओमेगा डैश आर से घूम रहा होगा। सो सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। ठीक है, सो ओमेगा ओमेगा डैश को एक तरफ ले जाओ और यहाँ से इसको सॉल्व कर लो। सो देखो यहाँ पे टर्म्स क्या क्या मिल रहे हैं, ओमेगा डैश वाले को टर्म को एक साथ ले लो तो ये मिल गया 3 एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा डैश, और इधर से मिल गया तुमको माइनस एम आर स्क्वायर ओमेगा बाई 8। सो ये 2 और ये 4 कटा, एम आर स्क्वायर कटा, इसका मतलब ओमेगा डैश की वैल्यू आ गई ओमेगा अपॉन 12 निगेटिव साइन के साथ। देखो यही मैं पहले ही बता रहा था तुम्हें कि अगर एक क्लॉकवाइज में घूमेगा तो दूसरा वाला उसके अगेंस्ट में घूमने वाला है, निगेटिव साइन उसी की वजह से आ रहा है। सो एन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, दैट विल बी 12। सो ये तुम्हारा 9th प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ये तुम्हारा मालूज लॉ के ऊपर बेस्ड है, वेव ऑप्टिक्स का सवाल था, इजी लेवल का सवाल था, पढ़ते हैं इसको। A point source S emits unpolarized light uniformly in all directions. At 2 points A and B, the ratio is IA upon IB of the intensities of the light, which is 2. Now, if a set of two polarides having
45 degree angle between their pass axis is placed just before point B, then the new value of R is. देखो क्वेश्चन में यहाँ पे ये बोला गया है कि एक सोर्स है जो अनपोलराइज लाइट को एमिट कर रहा है, दो पॉइंट्स लिए गए हैं ए और बी, जिसके इंटेंसिटी का रेशियो तुम्हें 2 के बराबर दिया गया है। सेकेंड पार्ट में क्या किया गया, ए पॉइंट को तो वैसा का वैसा ही छोड़ दिया, लेकिन बी पॉइंट के पहले दो पोलराइड्स को लगा दिए गए जो कि 45 डिग्री एंगल बना रहा था लाइट के साथ। ठीक है, तो नया रेशियो पता करना है कि नया रेशियो क्या है। तो नया रेशियो में इंटेंसिटी ऑफ ए, तो ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा, ये तो बदलेगा नहीं। बी वाला बस बदलेगा। अब बी वाला कितना बदलेगा ये अपने को पता करना है। सो यहां पे दो पोलराइड्स लगाए गए हैं, तो पहला वाला पोलराइड से जब लाइट पार होगा तो इंटेंसिटी डायरेक्टली रिड्यूस हो जाएगी हाफ टाइम्स। अनपोलराइज लाइट यहाँ पे है, यहाँ पे पोलराइज लाइट की बात हो ही नहीं रही है। तो अनपोलराइज लाइट जब पहली बार पोलराइड से क्रॉस करेगा तो उसका इंटेंसिटी डायरेक्टली हाफ टाइम्स हो जाएगा। ये क्लास में अपन जो पढ़ाते हैं उसी तरीके से हम बोल सकते हैं। तो पहली बार में ही इंटेंसिटी IB/2 हो गई। अब जब दूसरा पोलराइड से जब ये पार होगा तो इसकी इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर थीटा के हिसाब से और भी घट जाएगी। सो नेट इंटेंसिटी जो बी का होगा वो हो जाएगा IB/2 इंटू कॉस स्क्वायर 45, जो कि होगा 4 टाइम्स IA/IB। सो नया रेशियो जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। ये वाला पार्ट जो है ऊपर चला जाएगा। सो 4 टाइम्स, और इनिशियल रेशियो जो था वो 2 टाइम्स था। 4 टाइम्स ऑफ IA/IB हो रहा है ये। सो न्यू रेशियो विल बी 8। सो करेक्ट आंसर विल बी 8। सो इस तरीके से प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा, और कुछ इसमें करना नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ये अगेन वेव का प्रॉब्लम था, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था। डायरेक्ट डॉपलर इफेक्ट का सवाल जो था वो दिया गया था, और डॉपलर इफेक्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें लगाना था। तो क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में सोर्स एस ऑफ साउंड हैज फ्रीक्वेंसी 240 हर्ट्ज व्हेन द ऑब्जर्वर ओ एंड द सोर्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर विद अ स्पीड ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो पहले केस में बोला गया है कि सोर्स और ऑब्जर्वर अगर अपनी ही डायरेक्शन में अप्रोच कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में ऑब्जर्वर जो है वो 288 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी मेजर कर रहा है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो है 240 हर्ट्ज। आगे पढ़ते हैं। However, when the observer and the source move away from each other with the same speed, then it observes the frequency of n hertz. Find the value of n. पहले केस में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 288 हर्ट्ज, दूसरे केस का अपने को पता करना है। सो बाय डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला, एफ ऑब्जर्वेशन को अगर हम लिखें पहले केस के लिए तो उसको लिखा जा सकता है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इंटू वी प्लस, यहाँ पे वी एस, दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड, सो वी एस प्लस वी बाई वी एस माइनस वी। ये डायरेक्ट डॉपलर से हम बोल सकते हैं ऑब्जर्वर जब नजदीक आएगा तो ऊपर प्लस वी हो जाएगा, और सोर्स जब नजदीक आएगा तो नीचे माइनस वी हो जाएगा। आई थिंक ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मुझको। दूसरे केस में एफ ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें एफ डैश, तो वो हो जाएगा 240 इंटू वी एस माइनस वी बाई वी एस प्लस वी, क्योंकि ये दोनों अवेज आ रहे हैं। सो बस वी एस प्लस वी बाई वी एस माइनस वी की वैल्यू उठा करके ऊपर से नीचे रख दो, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 240 इंटू 240 बाई 288। इसको सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा 200 हर्ट्ज। तो एन इज 200 हर्ट्ज। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था, इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, ये प्रॉब्लम पे आते हैं। ये तुम्हारा फ्लूइड मैकेनिक्स का सवाल था। इसको थोड़ा सा मॉडरेट से डिफिकल्ट साइड में बोला जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है यहाँ पे। सो क्वेश्चन रीड करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, टू लार्ज आइडेंटिकल वाटर टैंक्स 1 and 2 kept on the top of a building of height h are filled with water up to height h in each tank. सो दो आइडेंटिकल टैंक्स हैं और ये बिल्डिंग के ऊपर रखा गया है जो कि हाइट कैपिटल एच पे है, और उसमें जो पानी है वो स्मॉल एच हाइट तक फिल किया गया है। ठीक है, आगे रीड करते हैं। बोथ द टैंक्स कंटेन एन आइडेंटिकल होल ऑफ स्मॉल रेडियस ऑन देयर साइड्स क्लोज टू देयर बॉटम। A pipe of the same internal radius as that of the hole is connected to tank 2 and the pipe ends at the ground level.
अब क्या बोला जा रहा है कि दोनों टैंक्स में एक छोटा छोटा होल किया गया बॉटम एंड पे, और दूसरे टैंक में एक पाइप को फिट कर दिया गया उस होल में, और वो पाइप सीधे जा रहा है जमीन पे। मतलब दोनों के दोनों सेम हाइट पे ही हैं वाटर से, ये ग्राउंड से। तो हाइट जो है वो दोनों का सेम है, हाइट इज कैपिटल एच, यहाँ पे भी हाइट कैपिटल एच है। पानी की फिलिंग दोनों में सेम है, वो स्मॉल एच हाइट तक है, इसमें भी स्मॉल एच हाइट तक है। लेकिन जो दूसरा वाला टैंक है, इस दूसरे वाले टैंक में एक पाइप को जोड़ दिया गया है जो ग्राउंड पे जा रहा है, और ग्राउंड पे फिर ये ओपन हो रहा है। इसमें पाइप नहीं जोड़ा गया है, इसमें पाइप जोड़ा गया है। When the water flows from the tank 1 and 2 from the holes, the time taken to empty the tanks are T1 and T2. If H is equal to 16 by 9H, then the ratio T1 and T2 is. अब सवाल में ये बोला जा रहा है कि इसको खाली होने में T1 टाइम लग रहा है और इसको खाली होने में T2 टाइम लग रहा है। अपने को T1 by T2 पता करना है, H और स्मॉल h के बीच में ये रिलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले टैंक 1 की बात करते हैं। मान लेते हैं टैंक 1 यहाँ से पानी निकलना स्टार्ट हुआ v वेलोसिटी से, और ये जो लेवल है ये नीचे जाना स्टार्ट हुआ v डैश वेलोसिटी से। सो अगर इन दोनों में अगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएं तो हम ये बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ टैंक इंटू वी डैश इज इक्वल टू एरिया ऑफ होल इंटू वी। अब एरिया ऑफ ये वेलोसिटी ऑफ ये वाला पार्ट, इसको क्या मैं माइनस डी एच बाई डी टी लिख सकता हूँ, क्योंकि हाइट का जो रेट ऑफ चेंज है वही इस वेलोसिटी को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए इसको माइनस डी एच बाई डी टी लिखा जा सकता है। एंड बाय बर्नौली थ्योरम एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन, उनका जो बेसिकली सेगमेंट है, सिंस ए इज वेरी स्मॉल, वी को अपन लिख सकते हैं √2gh। ये पहले टैंक की बात हो रही है। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि माइनस डी एच बाई रूट एच इज इक्वल टू a√2g बाई ए इंटू डी टी। ये इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेट कहां से कहां तक होगा? इंटीग्रेट होगा ये 0 से h, और ये इंटीग्रेट होगा 0 से t1 तक। तो यहां से तुम्हारा t1 आ जाएगा। अगर टैंक 2 की बात करें तो उसमें भी देखो एक्सप्रेशन तो यही रहेगा, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स पे अगर हम कंटिन्यूटी लगाएंगे, सॉरी, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे जब हम कंटिन्यूटी लगाएंगे तो एक्सप्रेशन तो तुमको वही मिलेगा, लेकिन लिमिट्स उसमें बदल जाएगा। लिमिट्स कहां से कहां तक जाएगा? सेकंड वाले के लिए टाइम की लिमिट तो जाएगी 0 से t2, लेकिन हाइट की जो लिमिट है, हाइट की जो लिमिट है, अपने को टैंक खाली करना है। इनिशियल जो है ये जाएगा h प्लस एच से लेकर के h तक। पहले हाइट जो है वो इतना है, h प्लस एच है, और बाद में हाइट जो है वो इतना बच रहा है, क्योंकि वाटर को बस खाली करना है। इस सिनेरियो में और इस सिनेरियो में क्या डिफरेंस बन रहा है? डिफरेंस बस इतना बन रहा है कि यहाँ पे पानी खाली हो जाएगा जैसे ही ये वाला पार्ट खत्म होगा, लेकिन यहाँ पे पाइप में पानी रह जाएगा। हमें बस वाटर का टैंक का पार्ट देखना है कि जब वो खाली हो रहा है, वो कितने टाइम में खाली हो रहा है। सो लिमिट्स का बस डिफरेंस है, और बाकी यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। लिमिट्स यहाँ पे डालो, तुमको यहाँ पे रेशियो मिल जाएगा। सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे तो रेशियो की वैल्यू मिलेगी, रेशियो मिलेगी 3 के बराबर। सो ये थोड़ा ठीक प्रॉब्लम था, इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता था। ये 13th प्रॉब्लम है, 12th प्रॉब्लम है। ठीक है, ये तुम्हारा इंटीजर के लास्ट क्वेश्चन है। इसको देखते हैं। ये भी इजी टू मॉडरेट साइड में ही प्रॉब्लम था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था बस, बाकी डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। A thin uniform rod of length L and certain mass is kept on a frictionless horizontal table with a massless string of length L fixed on one end. तो ये पूरा पूरा जो बेसिकली सेटअप है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, यहाँ पे ग्रेविटी का कोई लेना देना नहीं है, ये पूरा सेगमेंट हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिया गया है। सो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग है लेंथ L का, और इसके बाद एक रॉड है, ये भी लेंथ L का है। स्ट्रिंग के एंड साइड में रॉड को जोड़ा गया है।
If a horizontal pulse P is imparted to the rod at a distance x is equal to L by N from the midpoint of the rod, then the rod and string revolve together around the point O, with the rod remaining aligned with the string. In such case, value of N is. अब बोला जा रहा है कि अगर इसके मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पर एक पल्स अगर लगाया जाए तो ये सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर रहा है, और सर्कुलर मोशन कुछ इस तरीके से हो रहा है सच दैट स्ट्रिंग और रॉड दोनों एक साथ रिवॉल्व कर रहे हैं. तो क्या हम ये बोल सकते हैं इसमें कि जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये सेंटर ही हो गया, ओके अबाउट ही इसका मूवमेंट हो रहा है. सो अपने को ये n की वैल्यू पता करनी है कि n की वैल्यू यहाँ पे कितनी होनी चाहिए. तो सॉल्व करने के लिए बेसिकली अपने को दो इक्वेशन लगाना होगा. एक हम यहाँ पे इक्वेशन लगाएंगे एंगुलर इम्पल्स का, और दूसरा इक्वेशन हम लगाएंगे इम्पल्स का. सो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर हम एंगुलर इम्पल्स का इक्वेशन लगाएं तो उसको लिखा जा सकता है p इंटू यहाँ से इम्पल्स का डिस्टेंस दैट इज l प्लस एल बाई टू प्लस एक्स. ये हो गया एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम दैट इज आई ओमेगा. आई की वैल्यू सिर्फ रॉड की आएगी, रॉड का एंगुलर मोमेंटम चाहिए, एंगुलर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इसके अबाउट. मिड पॉइंट के अबाउट अपने को पता होता है दैट इज एम एल स्क्वायर बाई 12. इसको यहां से यहां हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से शिफ्ट कर सकते हैं. सो दिस विल बी एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम 3l बाई 2 का स्क्वायर. ये बेसिकली तुम्हारा सबसे पहला एक्सप्रेशन आ गया एंगुलर इम्पल्स का. अगर हम इम्पल्स का इक्वेशन लगाएं तो रॉड पे हम बोल सकते हैं कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. सो ये हो जाएगा एम वी माइनस जीरो. v की वैल्यू जो कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो हो जाएगा ओमेगा इंटू 3l बाई 2, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो ओमेगा आर होगा, वेयर आर विल बी 3l बाई 2. सो इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से n अब निकाला जा सकता है. p की वैल्यू उठा के इसमें रखते हैं. सो यहां से मिल जाएगा 3m ओमेगा l बाई 2 इंटू 3l बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो. सो नीचे आ गया 4 और ये हो गया 9, तो ये हो गया 3. सो 9 3 12. सो 12 एम एल स्क्वायर बाई 12, सॉरी ये हो गया 1 और ये 3 9 27. ये एक्चुअली में हो जाएगा तुम्हारा 28 इंटू ओमेगा. सो m से m कटा, एक l से एक l कटा, 2 और 2 ये कटा 6. सो 3 को इधर भेज दो और ओमेगा से ओमेगा कट गया. सो यहाँ से मिला 3l बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 14l बाई 9, या फिर x की वैल्यू आ गई, इसको इधर भेज दो. यहाँ पे 18 28l माइनस 9 3 जा 27l. इसका मतलब x की वैल्यू आ गई l बाई 18, मतलब n की वैल्यू जो है वो आ जाएगा 18 के बराबर. सो ये तुम्हारा लास्ट इंटीजर पार्ट था. इस तरीके से ये सॉल्व किया जा सकता था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो लास्ट सेगमेंट जो था ये था मैच द कॉलम. सो ये भी निगेटिव मार्किंग के ऊपर बेस्ड था. सो इसमें टोटल 4 सवाल थे, देखते हैं एक एक करके. सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं. 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है यहाँ पे, undergoes the cyclic process JKLM, J as shown in the figure. सो एक यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है और अपने को मैच द कॉलम करना है, इस पार्ट को इस पार्ट से मिलाना है. तो सबसे पहला इसमें देखो क्या पूछा जा रहा है, वर्क डन इन द कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस. अपने को टोटल वर्क डन निकालना है इस पूरे प्रोसेस में. सो वर्क डन निकालना है. वर्क डन निकालने के लिए पूरे साइक्लिक प्रोसेस में अपने को चाहिए. सो पूरा वर्क डन निकालने के लिए साइक्लिक प्रोसेस को हम 4 हिस्से में तोड़ सकते हैं. वर्क डन इन mj प्लस वर्क डन इन jk प्लस वर्क डन इन kl प्लस वर्क डन इन lm.
अब एक एक प्रोसेस का वहाँ पे वर्क डन डालते जाओ। सबसे पहले अगर हम mj की बात करें तो mj जो है ये इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। सो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन होता है nRT/ln V2/V1। सो एक काम करते हैं, इस पॉइंट का वॉल्यूम में V नॉट डिफाइन कर देता हूँ। इस पॉइंट का P नॉट T नॉट पे वॉल्यूम V नॉट है, P नॉट 3 T नॉट पे वॉल्यूम 3 V नॉट हो जाएगा। 2 P नॉट 3 T नॉट पे वॉल्यूम 3 V नॉट बाई 2 हो गया, और 2 P नॉट T नॉट पे वॉल्यूम V नॉट बाई 2 हो गया। ये मैं अपनी तरफ से ज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं वर्क डन पे। सो वर्क डन विल बी, ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है और देख सकते हो कि वॉल्यूम m से j जाते वक्त इंक्रीज हो रहा है। सो इट विल बी पॉजिटिव वर्क डन nRT/ln V2/V1, मतलब nRT/ln 2 हो गया, प्लस j से k। j से k एक आइसोबारिक प्रोसेस है, प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है। सो ये हो जाएगा P इंटू डेल्टा V, दैट इज P नॉट इंटू 2V नॉट। अगला बात करते हैं KL की। KL इज अगेन आइसोथर्मल प्रोसेस, लेकिन इस बार वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। सो वर्क डन विल बी नेगेटिव। सो ये हो जाएगा माइनस nR3T0 ln 2, और लास्ट में LM इज आइसोबारिक अगेन, लेकिन वॉल्यूम फिर से घट रहा है। सो वर्क डन विल बी नेगेटिव। सो P नॉट इंटू 2V नॉट। सो ये से ये कट गया, ओवरऑल इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी -2nRT0 ln 2। n की वैल्यू 1 मोल दे रखी है, सो वर्क डन आ जाएगा -2RT0 सो P का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। तो देखो D और A तो ऐसे ही हट गया, P के आंसर आते के साथ ही, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन JK। JK प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है F/2 nR डेल्टा T। डेल्टा T इज 3T0 माइनस T0। सो F इज 3, क्योंकि मोनोटॉमिक आइडियल गैस है। सो ये हो जाएगा 3/2 nR इंटू 2T0, मतलब ये हो गया 3R/T0। 3R/T0 होने का मतलब Q की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 3। Q की वैल्यू 3 आते के साथ भी ये ऑप्शन खत्म हो गया, मतलब करेक्ट ऑप्शन जो है वो आ जाएगा तुम्हारा B। दो ऑप्शन तुमने सॉल्व कर लिया, इसी से तुम्हारा करेक्ट हो गया। अब मैं आगे बता देता हूँ COD कैसे सॉल्व करेंगे, बट तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हीट गिवन टू द गैस इन द प्रोसेस KL। KL प्रोसेस की बात हो रही है। सो KL प्रोसेस जो है ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। सो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा H जो होगा वो W के बराबर होगा डायरेक्टली। W के बराबर होगा, और W अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। U तो जीरो होगा इसमें क्योंकि आइसोथर्मल है। सो W कितना आ रहा था, वो आ रहा था -3R/T0 ln 2। तो ये तुम्हारा R ऑप्शन हो गया। चेंज इन इंटरनल एनर्जी द गैस इन प्रोसेस MJ। MJ अगेन आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो वो जीरो हो जाएगा, मतलब S का ऑप्शन 2 हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B। बहुत ही इजी प्रॉब्लम था, आराम से किया जा सकता था इसको, ठीक है। नेक्स्ट मैच द कॉलम पे मूव करते हैं। ये कैपेसिटर के ऊपर बेसिकली सवाल था, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स के ऊपर। सवाल अगेन इजी टू मॉडरेट साइड में ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। पढ़ते हैं क्वेश्चन। 4 identical thin square metal sheets S1, S2, S3 and S4, each of side A are kept parallel to each other with equal distance D, which is very very less than A. Let C naught is equal to epsilon A square by D, मतलब A epsilon by D लिखा हुआ है, where A is the area, area की वैल्यू A square लिखी हुई है। Match the column. Capacitance between S1 and S4 with S2 and S3 not connected. तो अपने को इन चारों प्लेट से अपने को C इक्विवेलेंट चाहिए, S1 और S4 के बीच में S2 और S3 कनेक्टेड नहीं है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट को सॉल्व करने के लिए मेथड सबको पता ही होता है। ये तुम्हारे चार प्लेट्स हैं, अपने को S1 और S4 के बीच में C इक्विवेलेंट चाहिए, मतलब S1 is connected to the positive side of the battery and S4 is connected to the negative side of the battery.
सो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम करते क्या है, हम सबसे पहले इसकी नंबरिंग करते हैं, 1 1 डैश, 2 2 डैश, 3 3 डैश, 4 4 डैश, इस तरीके से। एक बार इस तरीके की नंबरिंग हो गई, अब इसके बाद दो नियरेस्ट नंबर के बीच में जो कैपेसिटर बन रहा है उससे हम एक कैपेसिटर तैयार करेंगे। कैपेसिटर बनाने के बाद जो भी तुम्हारा सर्किट आएगा उस सर्किट के हेल्प से इक्विवेलेंट निकाला जा सकता है। सो देखा जाए तो सबसे पहला कैपेसिटर जो है वो 1 डैश और 2 के हेल्प से बनाया जा सकता है। तो 1 डैश और 2 के हेल्प से एक कैपेसिटर यहाँ पे बना दिया मैंने। 1 डैश कनेक्टेड है पॉजिटिव के साथ और 2 का कुछ आता पता नहीं है, 2 को ऐसे ही छोड़ दो। अगला कैपेसिटर 2 डैश और 3 से बनाया जा सकता है। तो 2 डैश और 3 से बनाया जा सकता है। 2 का पता नहीं किससे कनेक्टेड है, 3 का पता नहीं किससे कनेक्टेड है, लेकिन ये जरूर पता है कि 2 और 2 डैश कनेक्टेड है एक साथ। 2 और 2 डैश को एक साथ जोड़ दिया। 2 और 2 डैश एक ही तो प्लेट है, तो 2 और 2 डैश एक ही प्लेट है, एक प्लेट के साथ जोड़ दिया। अगला कैपेसिटर बन रहा है 3 डैश और 4 के साथ, तो 3 डैश और 4 के साथ एक कैपेसिटर बना दिया। 4 निगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, 3 डैश का पता नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि 3 और 3 डैश एक साथ जुड़े हुए हैं। ओवरऑल सेटअप जो है इसका ये मिलेगा। तो क्या यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में आ गया है। सीरीज में आने की वजह से सी इक्विवेलेंट हो जाएगा C/3, C0/3, मतलब P ऑप्शन जो होगा वो 3 वाले से मैच करेगा। तो P वाला ऑप्शन अगर 3 वाले से मैच करेगा तो देखो B ऑप्शन तो हट गया, ठीक है। अब Q की बात करते हैं। कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4 विथ S2 सॉर्टेड टू S3। नेक्स्ट पार्ट में अपने को कैपेसिटेंस चाहिए S1 और S4 के बीच में, लेकिन इस बार S2 और S3 को सॉर्ट किया गया है। सॉर्ट करने का मतलब ये दोनों जोड़े गए हैं, ये दोनों जुड़ चुके हैं। तो प्रोसेस तो वही है, नियरेस्ट नंबर के बीच में जो कैपेसिटर है वो बनाते जाओ और फिर देखो सर्किट कैसा बन रहा है। 1 डैश और 2 से सबसे पहले हमने कैपेसिटर बनाया, ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ये किसी से भी नहीं जुड़ा हुआ है। फिर 2 डैश और 3 से हमने कैपेसिटर बनाया, 2 और 2 डैश जुड़े हुए हैं, 3 और 3 डैश भी जुड़े हुए हैं, तो ये भी जुड़ा हुआ है। मतलब इस कैपेसिटर का कुछ मतलब ही नहीं बना, ये हट गया सिस्टम से। फिर 3 डैश और 4 से एक कैपेसिटर बना, तो 3 डैश और 4 से कैपेसिटर बना, 3 और 3 डैश एक साथ जुड़े हुए हैं और 4 निगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो इस कैपेसिटर का कोई मतलब नहीं है। बाकी अगर इन दोनों कैपेसिटर को अगर हम देखें तो ये दोनों कैपेसिटर जो है ये तुम्हारे सीरीज में मिल जाएंगे, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में। मतलब ये C0/2 आ गया, मतलब फर्स्ट वाले का आंसर जो है वो सेकंड आ जाएगा। सेकंड आने की वजह से, अच्छा क्यू देखो सब में सेकंड ही मैच कर रखा था, अभी कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आर पे चलते हैं अब। अब आर में बोला गया है कि कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S3 चाहिए विथ S2 सॉर्टेड टू S4। इसको तुम हटा दो, इसको तुम हटा दो, S1 और S3 के बीच में चाहिए, और 2 और 4 जो है वो सॉर्टेड है, 2 और 4 जो है ये सॉर्टेड है। अब इस सेटअप का सी इक्विवेलेंट अपने को पता करना है। प्रोसेस अगेन वही है, नियरेस्ट नंबर से कैपेसिटर बनाते चले जाओ। सो 1 डैश और 2 यहाँ से पॉजिटिव, इसका कुछ पता नहीं है। फिर 2 डैश और 3, तो 2 और 2 डैश बन गया, 3 निगेटिव से जुड़ा हुआ है। फिर 3 डैश और 4, तो 3 डैश और 4, 3 डैश निगेटिव से जुड़ा हुआ है और 4 और 2 एक साथ जुड़े हुए हैं। एक काम कर दो, इसको उल्टा कर लो, इसको कर लो 4 और 3 डैश, तो 3 डैश निगेटिव से जुड़ा हुआ है और 4 2 डैश से जुड़ा हुआ है। 4 और 2 डैश जो है वो सेम है। इसका मतलब क्या, ये दोनों पैरेलल में आ गए, ये दोनों पैरेलल में आ गए, और पैरेलल में आने के बाद ये इसके साथ सीरीज में आ गया, मतलब इसका सी इक्विवेलेंट निकला 2C0/3। 2C0/3 मतलब आर का ऑप्शन मैचिंग होगा 4 के साथ, तो ये ऑप्शन काम खत्म हो गया, ये दोनों बचा। ठीक है, तो लास्ट अब एस बचता है, एस वाले को देख लेते हैं।
एस वाले में कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S2, अब S1 और S2 के बीच में चाहिए अपने को, सो S1 और S2 के बीच में चाहिए अपने को, with S3 sorted to S1, 3 sorted to S1 and 2 sorted to S4 and 2 sorted to S4। ठीक है, तो बनाते चले जाओ कैपेसिटर, 1 डैश और 2, 1 डैश पॉजिटिव के साथ, 2 निगेटिव के साथ, फिर 2 डैश और 3, 2 डैश निगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है और 3 पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, इसको उल्टा कर लेते हैं। तो 3 और 2 डैश, 3 पॉजिटिव के साथ, 2 डैश निगेटिव के साथ, फिर 3 डैश और 4, 3 डैश और 4, 3 1 के साथ, तो 3 डैश भी पॉजिटिव के साथ, ये निगेटिव के साथ, मतलब इस बार ये तीनों पैरेलल में आ गए, मतलब इसका निकला 3C0, 3C0 मतलब इसका ऑप्शन आ जाएगा 1। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। सो इस तरीके से प्रॉब्लम था, इजी टू मॉडरेट साइड में था, कोई टिपिकल प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, अगले मैच द कॉलम पे आते हैं। ये मैच द कॉलम जो था ये तुम्हारा रेनबो वाला टाइप प्रॉब्लम के ऊपर था। ठीक है, अगेन प्रॉब्लम जो था वो इजी टू मॉडरेट साइड में ही था, ज़्यादा टिपिकल प्रॉब्लम नहीं था। क्वेश्चन पढ़ते हैं। A light ray is incident on the surface of a sphere of refractive index n at an angle of incidence theta naught. The ray partially refracts into the sphere with angle of refraction phi naught and then partly reflects from the back surface. The reflected ray then emerges out of the sphere after a partial refraction. The total angle of deviation of the emergent ray with respect to the incident ray is alpha. Match the quantities. देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यहाँ पे एक स्फेरिकल सरफेस है और इस स्फेरिकल सरफेस में एक लाइट जो है वो एंटर हो रहा है, एक लाइट एंटर हो रहा है, ये इसका नॉर्मल है। लाइट एंटर होने के बाद ये रिफ्रैक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वापस से रिफ्रैक्ट हो रहा है। बेसिकली रेनबो में भी यही होता है, रिफ्रैक्ट रिफ्लेक्ट रिफ्रैक्ट। ठीक है, सो इसमें इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि इनिशियल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा, थीटा नॉट। इनिशियल एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो है थीटा नॉट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो है फाई नॉट। और ये बोला जा रहा है कि इस पूरे प्रोसेस में जो टोटल डेविएशन आ रहा है वो आ रहा है अल्फा का। सो मैच द फॉलोइंग, और इस स्फीयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है n। तो ऑप्शन हम अगर देखें तो अपने को n और अल्फा की वैल्यू दी हुई है और थीटा नॉट की वैल्यू पूछी जा रही है। तो बेसिकली अपने को पूरा पूरा ये जो ऑप्शन है n, अल्फा और थीटा इसी के बीच में घूम रहा है। ठीक है, सो प्रॉब्लम का सबसे पहले सेटअप हम रेडी करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या हम इसमें देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। सो ये थीटा है, ये फाई नॉट है, ये दे ही रखा है। अगर हम इसको इसके साथ ज्वाइन कर दें तो ये वाला जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, ये रेडियस और ये रेडियस बराबर है, मतलब क्या ये एंगल भी फाई नॉट हो गया। रिफ्लेक्शन हो रहा है तो क्या ये एंगल भी फाई नॉट हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो ये अगर फाई नॉट है तो ये भी फाई नॉट ही होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब यहाँ पे जब रिफ्रैक्शन होगा तो ये वापस से थीटा नॉट हो जाएगा। तो सेटअप के हिसाब से ये तुम्हारा कंप्लीट डायग्राम बनेगा। नाउ टोटल डेविएशन इज अल्फा। तो इस डायग्राम से अब सबसे पहले देख लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू निकल के आ क्या रही है। सबसे पहली बार रिफ्रैक्शन हुआ तो यहां पे डेविएशन आ जाएगा थीटा नॉट माइनस फाई नॉट। उसके बाद यहां पे रिफ्लेक्शन हुआ तो यहां पे डेविएशन हो जाएगा पाई माइनस 2 फाई नॉट। इसका सेंस एंटी क्लॉकवाइज, इसका सेंस भी एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसके बाद यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ तो फिर से यहाँ पे बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज में ही डेविएशन हो रहा है एंड दैट डेविएशन इज थीटा नॉट माइनस फाई नॉट। सो सारे के सारे डेविएशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में ही हो रहे हैं। इसका मतलब अल्फा की जो वैल्यू है वो हम सबसे पहले मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, वो निकल के आ रही है पाई प्लस 2 थीटा नॉट माइनस 4 फाई नॉट। ये तुम्हारी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब
ऑप्शन को मैच करना है। स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला ऑप्शन में क्या बोल रखा है कि इफ n is 2 and अल्फा is 180 देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा नॉट इज। इस डायग्राम को मैं हटा देता हूं, इस डायग्राम की अपनी कोई जरूरत नहीं है अब। अच्छा, एक जरूरत और है। यहाँ पे सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं, उसके बाद इसको हटा देंगे। सो स्नेल्स लॉ लगाने के लिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 1 इंटू साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू n इंटू साइन फाई नॉट। हाँ, अब इसको हटा सकते हो। सो स्नेल्स लॉ से हम बोल सकते हैं 1 इंटू साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू n इंटू साइन फाई नॉट। ठीक है, अब मैच करना स्टार्ट करते हैं। अगर n की वैल्यू 2 है और अल्फा की वैल्यू 180 है, n की वैल्यू 2 है और अल्फा की वैल्यू 180 है, तो थीटा नॉट की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? अगर अल्फा की वैल्यू 180 है तो क्या यहाँ पे पाई रखोगे? पाई से पाई कट गया, मतलब 2 थीटा नॉट आ गया 4 पाई नॉट के बराबर, या फिर थीटा नॉट आ गया 2 फाई नॉट के बराबर। इसको इसमें रखते हैं। सो यहां से वैल्यू आ जाएगा साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा नॉट बाई 2। अपने साथ ये इक्वेशन बेसिकली मिल जाएगा। अब ऑप्शन यहाँ पे डाल के देख लो कि कौन सा ऑप्शन जो है सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थीटा नॉट को अगर हम 30 रखें तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा हाफ और राइट साइड में 2 इंटू साइन 15, मतलब ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, काम खत्म। 0 रखोगे तो 0 और 0, हाँ ये मैच कर रहा है। 0 वाले पे मैच कर जा रहा है, 30 वाले पे मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन हट गया। दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं, 60 और 0। साइन 60 अगर रखोगे तो √3/2, और यहाँ पे साइन 30 हाफ, मैच नहीं हो रहा है, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। मतलब एक ये वाला बस बच रहा है, दैट इज ऑप्शन 5। पी जो है वो 5 से मैच करेगा, तो डी ऑप्शन को हटा दो। क्यू पे जाते हैं। इफ n इज √3 एंड अल्फा इज 180, तब क्या क्या वैल्यूज हैं? सो इस क्वेश्चन में अगर अल्फा 180 है तो रिलेशन तो यही आएगा थीटा नॉट और फाई नॉट का, लेकिन n की वैल्यू √3 है, मतलब ये इक्वेशन बन जाएगा साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू √3 साइन थीटा नॉट बाई 2। ये तुम्हारा Q वाला आ जाएगा। फिर से ऑप्शन अब फिट करके देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। 0 डालेंगे तो देखो 0 तो मैच हो रहा है, लेफ्ट साइड इज 0, राइट साइड इज ऑल्सो 0। 30 वाला डालते हैं, साइन 30 से हाफ आ जाएगा और ये साइन 15 मैच नहीं हो रहा है। 60 से ये √3/2 और ये 30 हाफ, ये मैच हो रहा है, तो 60 और 0 मैच कर जाएगा। 45 और 150 पे मैचिंग नहीं हो पाएगी। इसका मतलब Q जो है वो सेकंड वाले से मैच करेगा, Q जो है वो सेकंड वाले से मैच करेगा, मतलब ये ऑप्शन भी हट गया। अब ऑप्शन में यहाँ पे तुम देखो अगर, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है बस, ये ऑप्शन भी हट ही गया, मतलब ये ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ए आ जाएगा। अब बाकी के ऑप्शन चाहो तो तुम इसी सेटअप से निकाल मतलब रख करके तुम निकाल सकते हो। बाकी इन दो ऑप्शन से सॉल्व करते के साथ ही तुम्हारा प्रॉब्लम जो है वो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव तरीके से सॉल्व हो चुका है। बाकी तुम रख रख के देखना चाहो तो रख सकते हो, ठीक है। प्रोसेस मैंने तुमको बता ही दिया है कैसे करना है, उस तरीके से सॉल्व कर लोगे। कमिंग टू द लास्ट प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम था ये तुम्हारा सर्किट के ऊपर था। सबसे पहले इसमें इंडक्टर की चार्जिंग हो रही है और चार्जिंग होने के बाद एल और सी के बीच में ऑसिलेशन हो रहा है। तो बेसिकली दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिक्स हो रहे हैं और उसी मिक्स प्रॉब्लम पे ये सवाल बनाया गया है। तो इसको मॉडरेट साइड में तुम बोल सकते हो क्योंकि दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहे हैं। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। द सर्किट shown in the figure contains an inductor L, capacitor C, resistance R, and an ideal battery of 20 volt. There is two keys K1 and K2. Initially, both the keys are open and there is no charge on capacitor. At an instant, key K1 is closed. Immediately after this, current in R0 is found to be I1. K1 जैसे ही बंद हुआ, करंट R में I1 मेजर किया गया। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द करंट अटेन्स अ स्टेडी स्टेट ऑफ I2। बहुत देर के बाद रेजिस्टेंस में करंट जो है वो I2 आ रहा है। देयर आफ्टर K2 इज क्लोज्ड एंड K1 इज साइमल्टेनियसली ओपनड।
and the voltage across C naught oscillates with amplitude V naught and angular frequency omega naught. So match the following. So सवाल में क्या क्या दिया गया है, सवाल में ये दिया गया है कि ये पूरा सर्किट है, जब K1 क्लोज हुआ जिस समय, उसी समय रेजिस्टेंस में करंट मेजर किया गया I1. तो I1 जो है वो t इक्वल टू 0 पे मेजर किया गया. वैल्यूज लिख लेते हैं. इसको मैं जैसे ही क्लोज करूंगा, इंडक्टर विल बिहेव एज ओपन सर्किट, सर्किट ब्रेकर की तरह ये काम करेगा. तो क्या मैं बोल सकता हूँ I1 की वैल्यू 0 हो गई, I1 की वैल्यू 0 आ गई. फिर बोला जा रहा है कि स्टेडी स्टेट ये अचीव करता है और रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होता है I2. तो I2 जो है वो t इक्वल टू इन्फिनिटी का करंट है. तो हमें ये बात पता है कि इन्फिनिटी पर ये एक वायर की तरह बिहेव करता है. मतलब इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो हो जाएगा 20/5 मतलब 4 एम्पियर. यहाँ से I2 की वैल्यू आ गई. अब बोला जा रहा है कि एक बार स्टेडी स्टेट आ गया, इसको ओपन कर दिया गया और इसको क्लोज कर दिया गया, नीचे वाला का काम खत्म. अब इन दोनों के बीच में LC ऑसिलेशन है. LC ऑसिलेशन है तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1/√LC. तो ये वैल्यू आ जाएगा 1/25 मिली हेनरी इंटू कैपेसिटर दैट इज 10 माइक्रोफैरेड. मतलब ये वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 2 के बराबर. ओमेगा की वैल्यू आ गई. और लास्ट में इसका एम्पलीट्यूड V नॉट है. तो V नॉट की जो वैल्यू होगी वो हम निकाल सकते हैं, वोल्टेज की वैल्यू चाहिए ना अपने को, तो वोल्टेज की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं Q/C से, कैपेसिटर का Q/C से. सिंस एम्पलीट्यूड की बात हो रही है तो इस वजह से ये जो वैल्यू होगा ये Q0/C हो जाएगा. अब Q0 की वैल्यू जो है वो इसके एनर्जी से निकाला जा सकता है. इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो है हाफ Li² और इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो है Q0²/2C. तो वहां से जब वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू जो है ये 200 आ जाएगा. स्टेप बाय स्टेप चलोगे, ये सारे वैल्यूज आ चुके हैं और आई थिंक यही चारों वैल्यूज तुमसे ऑप्शन में पूछे गए हैं. सो I1 की वैल्यू 0, I2 की वैल्यू 4, ओमेगा की वैल्यू 2 और V नॉट की वैल्यू 200. तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है? P का 1, Q का 3, P का 1 और Q का 3, ये दोनों हट गए, ये दोनों बचे. फिर ओमेगा की वैल्यू 2, R का 2 और S का 200. मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो रहा है. सो ये तुम्हारे सारे क्वेश्चंस थे पेपर 1 के. ठीक है. सो इस वीडियो को एक बार वापस से देख लेना, अगर कोई भी सॉल्यूशन जो है अगर वो समझ में नहीं आया हो तो, या फिर कमेंट करके बता सकते हो कहाँ पे बेसिकली समझने में दिक्कत आ रही है. बाकी पेपर जो था डुएबल था, आराम से इसमें 60-70% ऑफ द क्वेश्चन जो थे वो किए जा सकते थे. ठीक है. बहुत ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशंस नहीं थे, बहुत ज़्यादा लेंदी कॉन्सेप्ट्स नहीं थे इसमें. ठीक है. सो इस टोन के साथ यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ. अगले वीडियो में मिलेंगे पेपर 2 के साथ. बाय देन, बाय बाय.